सबसे पहले बात सोने की। आप देखिए पिछले एक साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट सोने में देखने को मिली है। हालांकि कमजोर रुपए से घरेलू बाजार में निचले स्तरों से कुछ रिकवरी भी देखी जा रही है, लेकिन इस हफ्ते सोने का दाम करीब करीब 5% तक लुढ़क गया है। पिछले 4 महीनों के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। दरअसल सोना, बताएंगे आपको सोने में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए आपको शो में आगे। लेकिन अमेरिका में नॉन फार्म पेरोल डेटा पर सबकी निगाहें आज टिकी हुई हैं। हालांकि कच्चे तेल में देखिए जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और ब्रेंट का भाव $52 के पार पहुंच गया है। अमेरिका में भंडार गिरने से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। कच्चे तेल में क्या हो रणनीति, इस पर भी बात करेंगे। तो एक्शन काफ़ी रहने वाला है इस शो में आगे। कच्चे तेल की बात करेंगे, सोने की बात करेंगे, मेटल्स की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पिछले 2 साल सूखे के बाद इस साल देश में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन मराठवाड़ा में बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। सोयाबीन से लेकर कपास और दाल की फसल बारिश के भेंट चढ़ गई है। ये तस्वीरें बर्बादी की कहानी बताने के लिए काफी हैं। फसल कटने को तैयार थी, लेकिन खेत दरिया बन गया। लगातार 3 साल सूखे के बाद इस साल अच्छी बारिश हुई, लेकिन बारिश इस कदर हुई कि बर्बादी की वजह बन गई। फसल कटने को तैयार थी, लेकिन बारिश ने धो डाला। मजबूर किसान इस कोशिश में हैं कि चलो कुछ तो मिल जाए। मूंग की फसल कटने को तैयार थी, लेकिन अब हाथ कुछ नहीं लगा। सोयाबीन के किसानों को सबसे ज्यादा झटका लगा है। उड़द हो या कपास, बारिश ने किसी को भी नहीं छोड़ा। सुनिए इस किसान की बेबसी। उडीद, सोयाबीन, मका आणि कापूस हे 6 एकरचा हा माझा प्लॉट होता, पण पावसाच्या नुकसानीमुळे फार आडवा झाला। आज हे सर्व पाण्यात गेल्यामुळे शेतकरी असा बेहाल झाला की आज बघा तुम्ही की आज काय परिस्थिती की आज हे तरी आज 8 दिवसापूर्वी पाणी काढून दिलेलं आहे, म्हणून तरी पाणी कमी झाले। एक आकलन के मुताबिक मराठवाड़ा में सोयाबीन की 50% से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। उड़द की 30% फसल पर भी असर पड़ा है। बेमौसम बरसात ने इलाके में बोई गई कपास की 50% फसल को भी तबाह किया है। मराठवाड़ा में तबाही ज्यादा है, लेकिन नासिक और अहमदनगर में भी बारिश ने कम तांडव नहीं किया। सोयाबीन से लेकर कपास और मूंग उड़द से लेकर ज्वार बाजरा तक, यहाँ तक कि सब्जियों तक के किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। सरकार रिकॉर्ड पैदावार के दावे कर रही है, लेकिन 3 साल के सूखे के बाद मराठवाड़ा में अब बेमौसम बरसात ने जो तबाही मचाई है, अभी इस पर सरकार की ओर से कोई आकलन नहीं आ सका है। नागपुर से रौनक कुकड़े के साथ नीरज राय, मुंबई। देखिए 7 तारीख है आज अक्टूबर की, और जनरली अक्टूबर में इतनी बारिश होती नहीं है। किसान परेशान है बेमौसम बारिश से साफ तौर पर। चलिए इसी पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तिंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं और तिलहन कारोबारी के गोयल भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। गोयल साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जमीनी हकीकत वहां पर देख रहे हैं, ये बताइए, सरकार तो कह रही है सोयाबीन की रिकॉर्ड पैदावार होने वाली है इस बार, लेकिन क्या लगता है ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई 50% से ज्यादा फसल मराठवाड़ा में खराब हो रही है, इस रिपोर्ट के बाद क्या आपको लगता है सरकार को अपने आंकड़ों को वापस देखना पड़ेगा? गवर्नमेंट का डेटा ऑलवेज रिवाइज होता है। लास्ट 10 ईयर्स गवर्नमेंट का डेटा ऑलमोस्ट 35% तक करेक्शन आता है। गवर्नमेंट डेटा ऑलवेज 35% हायर होता है, उसको करेक्शन करने का गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, तो उसको हायर साइड दिखा के ऑलवेज लो किया जाए। लास्ट 5 to 6 ईयर से हम ये देख रहे हैं। मराठवाड़ा के किसानों का हाल ये है कि जब या तो सूखा पड़ता है या अतिवृष्टि हो जाती है, एक्सेस रेन हो रही है। मराठवाड़ा के किसानों के साथ कुदरत भी कुछ अच्छा नहीं कर रही है। इस साल भी सोयाबीन में उनको अच्छा बम्पर क्रॉप मिला था, पर कुदरत की ऐसी मार ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। 50% से हमें लगता है 50% से ज्यादा क्रॉप डैमेज है मराठवाड़ा और उस एरिया में जो अभी हाल ही में 15 दिन में हेवी रेन्स हुई है। IMA के मुताबिक 300% रेन ज्यादा हुई है मराठवाड़ा एरिया में, तो उससे सोयाबीन है और कुछ कॉटन का एरिया है, उसमें काफी भारी भरकम नुकसान है। कुछ अगर आकलन करके बताएं, आप कह रहे हैं अगर इसे क्वांटम में बताएं कितने करोड़ का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि सरकार तो समय लेगी, लेकिन आप क्योंकि वहां पर देख रहे हैं स्थिति को, कितने रुपए का नुकसान होगा लगभग? आप मेट्रिक टन में बात करें तो कम से कम 4 से 5 लाख टन की सोयाबीन की को नुकसान है मराठवाड़ा एरिया में, जो काफी बढ़िया रखता है। पर इस साल सरप्लस क्या है कि इस साल सोयाबीन का क्रॉप साइज काफी बड़ा है लास्ट ईयर के मुकाबले। सोयाबीन का प्राइस
प्राइस बहुत बड़ा, क्रॉप साइज काफी बड़ा है, तो उससे प्राइस मूवमेंट पे बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी 35 to 40% एक्सेस क्रॉप है इस बार। तो मराठवाड़ा का प्राइस मोमेंटम पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा एनसीडीएक्स एंड फिजिकल मार्केट में, पर जो मराठवाड़े का किसान है उसको उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, किसानों को तो नुकसान झेलना पड़ेगा। ये भी बताइए गोयल साहब, आपकी खाने के तेलों पर भी क्या असर पड़ेगा? खाने के तेलों का इंपोर्ट बेस्ड एडिबल ऑयल मार्केट है इंडिया का, इसका खाने के तेलों पे खास विशेष असर नहीं पड़ता है। ओके, चलिए ये भी अच्छी बात आपने बताई। सोयाबीन आप देखेंगे तो इम्पोर्टेड के ऊपर डिपेंड है सारा का सारा एडिबल ऑयल मार्केट। इम्पोर्टेड ऑयल की काफी अच्छे अराइवल्स हैं इस वक्त, अक्टूबर मंथ में सब सीजन की तैयारी कर रखी है सभी इंपोर्टर्स ने, लोकल, तो काफी हेवी स्टॉक्स हैं, तो हमें ज्यादा बुलिशनेस नहीं दिखाई दे रही है मार्केट में, सोयाबीन में भी और सोया ऑयल में भी। चलिए, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ने का कोई ऐसा खतरा नहीं है, लेकिन किसानों के लिए ये बहुत खराब खबर है। शुक्रिया आपका गोयल साहब ये रिपोर्ट हमसे शेयर करने के लिए। अनुज दीक्षित हमारे साथ बने हुए और उनसे पूछते हैं वो कैसे फिर देख रहे हैं। अनुज गुप्ता, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ बने हुए हैं। हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपने भी रिपोर्ट देखी, आपने सुना भी गोयल साहब को, सोयाबीन को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। अगर हम ऑयल सीड में देखें तो सोयाबीन अगर हम देखें तो काफ़ी लोअर लेवल्स पर है, और हम देखें तो ईयर के लो लेवल के अराउंड एनसीडीएक्स में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भाव हैं वो यहाँ पर एक बॉटम आउट होते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट से वॉल्यूम वाइज देखें तो भाव जो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम है वो यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो एंटिसिपेशन ये है कि जो भाव है वो काफ़ी लोअर लेवल के हैं। साथ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं त्योहारी डिमांड, फेस्टिवल सीजन की जो डिमांड है वो भी यहाँ पर निकल कर आई है। तो हो सकता है कि जो इम्पैक्ट है बारिश की वजह से जो क्रॉप डैमेज हुई है उसका इम्पैक्ट और साथ में जो डिमांड फैक्टर है वो यहाँ पर मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। और भाव हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर की तरफ आ सकता है। हालांकि जो क्रॉप साइज़ है इस वजह से, कि गोयल साहब ने बताया कि जो क्रॉप साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम 1 से 2 महीने की बात करें, क्योंकि 2 महीने बाद जो नई क्रॉप आएगी उसके बाद भाव जो है वो डिसाइड होंगे, क्या क्रॉप आती है एक्चुअल में वो यहाँ पर रिवाइज होगी। बट मुझे लगता है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है वो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, और हो सकता है कि उसकी वजह से एडिबल ऑयल पैक में एक तेजी का माहौल देखने को मिले। ओके, तो एडिबल ऑयल पैक में तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से ये बेमौसम बरसात हो रही है, कपास को भी नुकसान हुआ है। हमारी रिपोर्ट ये भी कह रही है। एमसीएक्स पर कॉटन में क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, फिर इस पर क्या व्यू है आपका? देखिए, एमसीएक्स में अगर देखें तो कॉटन हमने देखा था कि 2016 के स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। हालांकि अब थोड़े भाव करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाव जो अभी हैं करीबन 19,890 के अराउंड चल रहे हैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें भी थोड़ी सी गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। मगर अगर ये भाव नीचे करीबन 19,500 या 19,400 के आसपास मिलते हैं तो बाय इनिशिएट करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि जो भाव है वो 20,000 के ऊपर तक आ सकते हैं। हालांकि इस बार जो उसका क्रॉप साइज़ है वो भी ज़्यादा ही है, और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। तो हो सकता है कि भाव ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे ऊपर के लेवल्स पे, और एक सेलिंग प्रेशर एक लंबे अवधि में देखने को मिलेगा। मगर फिलहाल शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि कॉटन के अंदर लोअर लेवल से बाय इनिशिएट की जा सकती है। ओके, चलिए, तो कॉटन पर ये रहा है। लेकिन अब बात करते हैं रुपए की। आप देखिए, अब वापस से कल से चर्चा हो रही है अमेरिका में कि जल्द ही ब्याज दरें वहाँ पर बढ़ सकती हैं, क्योंकि वीकली जॉबलेस क्लेम का जो डेटा आया है उससे ये डर फिर से फैल गया है। और अब आज यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है, तो उस पर निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन आप देखिए, $1 की कीमत 66.80 के पास चली गई है, कमज़ोर हुआ है रुपया। ये बताइए, रुपए को किस तरह से आप अप्रोच करेंगे इस इम्पॉर्टेंट इवेंट से पहले आज? देखिए, यूएस में हमने वीकली जॉबलेस डेटा देखा है, उसकी वजह से हमने देखा है कि जो डॉलर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 7 महीने के हाई लेवल्स पे करीबन 97 के अराउंड चल रहा है। इसका इंपैक्ट हम इंडियन रुपीज़ में देख रहे हैं, और हमने देखा है कि आज इंडियन रुपीज़ डेप्रिशिएट होकर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा टिक पाएगा। मगर फिलहाल इंट्राडे या 1 या 2 दिन के परस्पेक्टिव से, क्योंकि डॉलर में जो तेज़ी है उसका इंपैक्ट इंडियन रुपीज़ में देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के हिसाब से हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो सकता है। तो हमें लगता है कि बाय की स्ट्रेटेजी इंडियन रुपीज़ में अपनानी चाहिए। और ऊपर अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 67.10 67.20 की रेंज तक भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा हमारी जारी रहेगी। अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सोने और चांदी में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए।
कमोडिटी राउंडअप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि हम आपको ब्रेक से पहले भी बता रहे थे कि अमेरिका में आज नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है और इससे पहले सोना देखिए 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। हालांकि घरेलू बाजार में कमजोर रुपए से थोड़ा सा इसे सपोर्ट मिल रहा है। हमारे साथ अनुज बने हुए हैं। अनुज, सबसे पहले तो बताइए एमसीएक्स पर सोने को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इस इवेंट से पहले आज? हेमंत जी, अगर हम देखें तो जो यूएस से डेटा आ रहे हैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आ रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमने डॉलर इंडेक्स में देखा है और हमने देखा है कि उसकी वजह से गोल्ड में एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो अटकलें हैं, अगर डेटा पॉजिटिव आता रहेगा तो एक बढ़ती हुई दिखाई देगी और उसके अगेंस्ट में हम देखेंगे गोल्ड में गिरावट देखने को मिली है। साथ में अगर हम देखें तो एमसीएक्स में भी भाव जो है करीबन 29,500 के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड में इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली दोनों ही लेवल में आता हुआ देखा गया और हमने देखा है कि अगर हम ब्रॉडली देखें तो इंडियन रुपीज़ यहाँ अप्रिशिएट हुआ है, तो मुझे लगता है कि उसका इंपैक्ट भी यहाँ देखने को मिला है। और अगर हम गोल्ड की डिमांड की बात करें तो इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट है गोल्ड का वो भी यहाँ कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो एक सेलिंग प्रेशर हमें लगता है कि फिजिकली और अगर हम ऑनलाइन देखें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो गिरता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ कुछ घटता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो पिक्चर दिख रही है वो ये दिखाई दे रही है कि गोल्ड के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है वो हावी होता हुआ देखा गया है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर वीकली पर्पस और डेली इंट्राडे लेवल्स दोनों ही सेलिंग साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी बात सुनकर ना कुछ लोग तो काफ़ी खुश हो रहे होंगे जिनको इस बार धनतेरस पर, दिवाली पर सोना खरीदना है। ये बताइए उन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए केवल क्या अभी बुक कराने में समझदारी है या धनतेरस के दिन और सस्ता मिलने वाला है सोना, इस लिहाज से बताइए। देखिए, हमें लगता है कि गोल्ड अभी 29,000 तक एक बार टेस्ट कर सकता है। मींस अगर हम कॉमेक्स वाइज देखें तो करीबन 1220 से लेकर $1210 की रेंज एक बार टेस्ट कर सकता है। तो वो रेंज रहेगी बाइंग करने के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे हमने हमेशा देखा है कि गोल्ड में एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखाई दिया है। तो फिजिकल फॉर्म में जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है वो इसको बाय करके चल सकते हैं। हालांकि इंटरेस्ट रेट का जो अगर हम देखें तो वो अभी भी अटकले ही में ही है, क्योंकि जो डेटा पॉजिटिव आता है तभी उसकी जो चांसेस होते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो एक्चुअल जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो हम इंपैक्ट देखेंगे, बट फिलहाल जो इंपैक्ट दिख रहा है वो डेटा आने की वजह से, और हम मान के चल रहे हैं कि आने वाले कुछ और दिनों में जो यूएस के डेटा हैं वो पॉजिटिव आ सकते हैं। तो गोल्ड थोड़ा बहुत करेक्ट और हो सकता है। तो $1220-1210 के आसपास मुझे लगता है कि एक अच्छा एक एक्यूमुलेशन लेवल रहेगा जहां पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो थोड़ा और नीचे मिल सकता है 29,000 के आसपास। अगर आपको भारतीय बाजारों में गोल्ड खरीदना है तो वो एक अच्छा लेवल हो सकता है। ये बताइए चांदी पर क्या राय है, क्या इसमें भी करेक्शन देखने को मिलेगा और कितना? देखिए, चांदी में भी देखें तो $18 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल था जो कि मार्केट ने ब्रीच किया, करीबन 17.26 के आसपास चल रहा है। और हमने एमसीएक्स से भी देखा है कि जो भाव है वो 42,000 के नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर भी अभी करेक्शन रहेगा और भाव करीबन 16.80 जो कि नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है वहाँ तक आ सकते हैं। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो करीबन 40,500 40,000 की रेंज देखने को मिल सकती है। तो 40,500 40,000 की रेंज के आसपास बाय इनिशिएट करना चाहिए। हालांकि अगर हम देखें तो चाइनीज़ हॉलीडे है तो बेस मेटल में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो मुझे लगता है कि मार्केट एक सबड्यूड ही रहेगा। हालांकि अगर सिल्वर के भाव 40,000 के आसपास मिलें तो मुझे लगता है कि एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगेन हम देखेंगे कि एक अच्छा एक मोमेंटम सिल्वर में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी बेस मेटल है, चाहे वो जिंक या लेड हो या निकल हो, कहीं ना कहीं एक थोड़े से पॉजिटिव साइड में जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि हमने जिंक और लेड को इस बार देखा है कि जो एक अच्छा एक आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया, तो बेस मेटल से थोड़ा सिल्वर का सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में 40,000 के आसपास एक्यूमुलेशन करना चाहिए। 40,000 40,500 ये बैंड नोट कर लीजिए। यहाँ पर अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो ये सही लेवल हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात कही अनुज ने कि चाइना में दरअसल छुट्टी है। देखिए, ये पूरा जो हफ्ता था चाइना के बाज़ार बंद थे और सोमवार को वो मार्केट्स खुलते हुए अब दिखेंगे। लेकिन कमोडिटीज़ में तेज़ी तो है अनुज। जिंक में आपने बताया, लेड में आपने बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी अगर किसी एक कमोडिटी में दिख रही है वो तो कच्चे तेल में दिख रही है। एक हफ्ते में 5% से ज़्यादा का उछाल, ब्रेंट क्रूड 52 के ऊपर। ये बताइए कच्चे तेल को किस तरह से अप्रोच करेंगे आप? अब देखिए, क्रूड में इंटरेस्टिंग अगर हम देखें तो जनरली जब हम क्रूड की बात करते हैं तो उसके स्टॉक्स की बात करते हैं, स्टॉक प्राइस की बात करते हैं, और वो गिरते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर हम देखें तो लास्ट वीक भी जो इन्वेंट्री आई थी उसमें भी स्टॉक्स प्राइस जो है वो गिरते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स है वो डाउन है, तो हमने एक भाव ऊपर की तरफ आते हुए देखा है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसकी वजह से हो सकता है कि भाव आने वाले दिनों में और बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर हम देखें तो जो मीटिंग होने वाली है ओपेक की, वो भी उसमें भी प्रोडक्शन कट की बात को लेकर सामने ऑप्टिमिस्टिक व्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भाव है वो
एक अच्छा सपोर्ट लेंगे। और अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भाव करीबन $50 को ब्रीच किया है, जो कि एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल था। मुझे लगता है कि अब जो भाव है वो करीबन $52 के आसपास जाते हुए दिखाई देंगे, तो एक पॉजिटिव ट्रेंड क्रूड में आता हुआ दिख रहा है। और अगर हम MCX को भी देखें तो करीबन 3350 के ऊपर भाव चल रहे हैं, जो कि काफ़ी, अगर हम देखें तो पिछले 2 महीनों का हाई लेवल है। तो मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो करीबन 3450 से लेकर 3500 की रेंज आती हुई दिखाई देगी। तो फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि क्रूड के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। और आने वाले दिनों में अगर हम एक हफ्ते या 10 दिन की बात करें तो मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। $52 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, हो सकता है कि वहाँ पर आके थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अदरवाइज मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, इसको होल्ड करके चलना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, होल्ड करके चलना चाहिए। और आगे आने वाली बैठकें जो होने वाली हैं ओपेक नॉन ओपेक देशों के बीच में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी कच्चे तेल को लेकर। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ ही। ब्रेक के बाद बात करेंगे बेस मेटल्स। कमोडिटी राउंड अप में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बात की कच्चे तेल की और अब बात बेस मेटल्स की। उठापटक देखने को मिल रही है। आप देखिए चाइना का बाजार इस पूरे हफ्ते बंद था, खबरें थी कि मांग भी वहां पर घटती हुई दिख रही है। अब देखिए इस हफ्ते बेस मेटल्स में थोड़ी सी सुस्ती इसीलिए भी छाई हुई है। कॉपर के लिए पिछले 1.5 महीने में ये सबसे खराब हफ्ता रहा है। निकल के लिए भी आप देखिए इस दौरान करीब करीब 3% की गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि लेड और जिंक 2 से 2.5% नर्म हुए एक अच्छी तेजी के बाद। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी बने हुए हैं। बताइए बेस मेटल्स में इस समय आपके टॉपिक्स क्या होंगे? हाँ देखिए, बेस मेटल में हमने देखा कि चाइनीज़ मार्केट छुट्टी पर है, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड इफेक्टेड हुई है। हालांकि अगर हम देखें तो अक्रॉस द बोर्ड कल के सेशन में सारी बेस मेटल में गिरावट देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि आज भी जो मार्केट रहेगी वो थोड़ी डाउन साइड रहेगी। मुझे लगता है कि सेलिंग साइड के लिए कॉपर में बिकवाली कर सकते हैं करीबन 322 के आसपास, नीचे टारगेट करीबन 316 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जिंक और लेड भी मुझे लगता है कि आज थोड़े करेक्शन मोड में रहेंगे, तो दोनों ही के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। बाइंग साइड के लिए मुझे लगता है कि निकल एक अच्छा बेट रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो फिलीपींस में जो उसका प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं होल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर निकल में देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम एक सपोर्ट लेवल की बात करें निकल में तो करीबन 640 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनता है। तो निकल मुझे लगता है कि थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा बाइंग साइड के लिए। अदरवाइज कॉपर, जिंक और लेड तीनों के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। कॉपर, जिंक, लेड, यहाँ पर आपको बिकवाली का रुख रखना चाहिए। शुक्रिया अनुज आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कमोडिटी राउंड अप में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस। नमस्कार।